अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर से आगे के साथ मैं हूं नबीला सिंधु और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ तज़कियाकार रज़ा रूबी साहब। आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है और हम उम्मीद करते हैं कि आप कल की तरह आज भी हमारे प्रोग्राम की आवाज बनेंगे। बज़रिया टेलीफोन, स्काइप, ईमेल हमारे शो का हिस्सा बनेंगे। हमसे राब्ते की तफसीलात आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नाज़रीन, वो तो बहुत सी खबरें हैं, मगर आज हम आगाज करेंगे एमकेएम और अल्ताफ भाई के, जो कि एक बार फिर आलमी दबाव का शिकार दिखाई दे रहे हैं। रज़ा साहब, इसी से गुफ्तगू का आगाज करते हैं और आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या वाकई ऐसा है? देखिए, ये तो इसमें सियासत का बहुत बड़ा रंग है, क्योंकि जब भी ये होता है कि कुछ वहां पे बरतानिया में पेशरफ्त होती है तहकीकात भी, चाहे वो इमरान फारूक का कत्ल हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग के जो इल्जामात हैं वो हो, या दीगर इस तरह की चीजों, तो फौरन यहाँ पे एमकेएम का आपको रिएक्शन, रद्द अमल दिखाई देते हैं। और उसमें होता ये है कि कहा यह जाता है कि जी अल्ताफ भाई को, चूंकि पाकिस्तान में भी खतरा है यहां से, इसलिए वो एग्जाइल में बाहर मुकीम है यूके में, और वहां पर भी जब ये तंग होता है हल्का जरा तफ्तीश का, तो फिर यहाँ पे एमकेएम जो है वो अपना सियासी मसल दिखाती है, बिल्कुल, और वो शोर मचाती है कि भाई आज जैसे आपने देखा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चंद ही घड़ियां पहले खत्म हुई, और उसमें ये बार बार ये कहा गया कि अल्ताफ साहब जो हैं वो करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी करते हैं और इनके खिलाफ ये साजिश है, उनकी साख मजरू की जा रही है। और उन्होंने बीबीसी के जो इंटरव्यूज और डॉक्यूमेंट्रीज का हवाला दिया, 2 बार दिखाई गई, उसमें मुख्तलिफ इल्जामात भी दिखाए गए, एमकेएम के ऊपर लोगों की आरा भी दिखाई गई, और कहा यह गया कि ये एमकेएम की और अल्ताफ भाई की साख को मजरू करने का एक जरिया है। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वाकई ही में इस तरह से जो मामला आगे बढ़ रहा है, ये अपने लॉजिकल कंक्लूजन को बढ़ेगा कि आया साफ अल्फाज में कि सजा होगी या नहीं होगी। तो देखिए, बात यह कि अगर ये होनी होती, कब से ये चल रहा है, ये बरतानवी हुकूमत भी जो है ना, इसको एक तरह से एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करती है ये सारी जो चीज है, क्योंकि प्रेशर, क्योंकि अल्ताफ भाई वहां पे अब उनके पास पासपोर्ट भी है बरतानिया का, और वो वहां पे मुकीम है उनको, और वो जानते हैं कि यहां पर आएंगे तो खतरे से खाली नहीं आना। तो अब वो क्या करते हैं कि जी कोई ना कोई नया जो है वो केस की कड़ी आगे बढ़ती है और फिर वो कहीं रुक जाती है, एकदम प्रेशर आता है। क्योंकि देखिए, इसमें मत भूलिए कि कराची जो है वो मगरबी ममालिक के लिए एक बहुत अहम मरकज है। उसकी वजह यह है कि ये जो अफगान जंग हुई है पूरी, और नेटो की जो सप्लाईज हैं वो बजरिया कराची जाती रही हैं, और अब जब इनखला होगा अफवाज का तो फिर वो कराची के थ्रू जाएंगी, और कराची पर एमकेएम का कंट्रोल है। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं थोड़ी सी बात को जो है वो थोड़ा सा आगे उसका फैलाव जो है वो बढ़ा रहा हूं कि इसमें वो एंगल जरूर है, मगर ये देखें, ये बात एक वाज़ेह है कि अगर जो भी इल्जामात हैं, और अगर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज या उनकी जो खबरें हैं उन पे एमकेएम को शिकायत है, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करें। क्यों नहीं करते फिर? देखिए, कानूनी चाराजोई करने से फिर आपको पता है कॉम्प्लिकेटेड बात हो जाती है, क्योंकि वो पाकिस्तान वाली कानूनी एक्शन थोड़ी होता है। यहां तो वकील और जज और तारीख पे तारीख और वो तवालत हो जाती है। यूके में ऐसा नहीं होता। यूके में क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस जो है वो ठीक ठाक तगड़ी है, और वहां की अदालतें हमारी अदालतों की तरह नहीं है, और वहां की पुलिस भी हमारी पुलिस नहीं है। वो फिर किसी चीज के पीछे पड़ते हैं, जैसे आपने देखा है, तो वो लग जाते हैं, वो फिर हर चीज जो हर पहलू, हर कड़ी जो होती है उसको दिखाते हैं। चाहे वो अभी मनी लॉन्ड्रिंग का 5 लाख पाउंड का चक्कर है, और आपने देखा है कि वो उसके ऊपर बार बार जो है वो खबरें आ रही हैं। बिल्कुल। अच्छा रज़ा साहब, ये भी बात सामने आती है कि जब भी तहकीकात इमरान फारूक कत्ल केस जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है, उसमें अल्ताफ हुसैन को बार बार मुलव्विस भी किया जाता है, और जब भी स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से इसकी तहकीकात को आगे बढ़ाया जाता है, शदीद रद्दअमल आता है, ये भी अभी आपने बात कही है, तो ये जो कहा जाता है साजिशों की आवाज आती है कि साजिशें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं कोई साजिश का भी उनसर पाया जाता है। देखिए, अब ये तो मैं क्या कह सकता हूं, साजिश एक बड़ी मुश्किल चीज होती है। साजिश का आपको पता है कि पाकिस्तान में साजिश जो है वो तकरीबन हमारे सियासी कल्चर, बल्कि यूं कहिए हमारी सकाफत के अंदर भी घुस गया कि हमें हर चीज में साजिश दिखाई देती है। और उसकी वजह यह कि हमने अपनी तारीख भी ऐसे लिखी है कि हम हमेशा साजिशों का शिकार रहे हैं। मुसलमान दुनिया में साजिशों का शिकार हैं, पाकिस्तानी शिकार हैं। तो प्रॉब्लम यहां पे ये आ रही है बेसिकली कि ये जो दबाव पड़ रहा है इसको भी एक साजिश से गजाना जा रहा है। एमकेएम की जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो मौकफ है वो ये है कि एक आलमी साजिश के तहत अल्ताफ भाई को आइसोलेट किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, वगैरह वगैरह।
تو میرے یہ خیال سے دیکھیے یہ سازش کو پروف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ ضرور ہے کہ دباؤ ہے. اچھا رضا رومی صاحب، گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں MQM کے رہنما وسیم اختر صاحب. انہی سے گفتگو کا آغاز کریں گے. وسیم اختر صاحب، آج بھی آپ لوگوں کی پریس کانفرنس بھی ہم نے سنی ہے، تو مزید کیا موقف ہوگا آپ کی طرف سے؟ دیکھیں، جس پریس کانفرنس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں میرے خیال میں بہت ہی کلیئر تھی وہ، اور جو ہمارے خدشات تھے پارٹی کے اپنے عقائد کے حوالے سے وہ اس میں واضح تھے، اور بڑا ہم نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ پاکستان میں اور برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے. میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا سازش کے حوالے سے. دیکھیں، سازش میں بھی اگری کروں گا. مجھے ابھی نام نہیں پتا جو صاحب بول رہے تھے ان کے رضا رومی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، اوکے، السلام علیکم. ہاں، وہ میں سمجھتا ہوں وہ صحیح کہہ رہے تھے. اگر ایک عام آدمی کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہوتی، ایک ایسا شخص جو 22 سال سے ایگزائل میں ہے، جو لیڈر ہے پاکستان میں، کروڑ لوگ کا اعتماد ہے ان کو حاصل، اور 9 الیکشن ان کے نام پہ، جماعت کے نام پہ لڑے جا چکے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر ہمارے ممبران ہیں، سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، پروونشل اسمبلی میں، اور اس کے بعد پاکستان کی تاریخ جو ہے ان کی، اس میں سب کے علم ہے کہ وہ سیلف ایگزائل میں ہیں. اس کی وجوہات بھی پتہ ہیں کہ ہمارے اوپر MQM کے حوالے سے بات کروں گا کہ آپریشن کیا گیا، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی ہیں، ان کے بھتیجے اور بھائی کو شہید کیا گیا ہے. ہماری جماعت کو توڑنے کے لیے حقیقی بنائی گئی، اسٹیبلشمنٹ نے ایکسپٹ کیا، ہاں ہم سے غلطی ہوئی تھی، جنا پور کا الزام ہم کو دیا گیا. اس کے بعد جب انگلینڈ میں ایگزائل میں رہتا ہے وہ لیڈر، تو اس کا جو نمبر 2 ہے ڈاکٹر عمران فاروق، اس کو قتل کیا جاتا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اب سازش کو میں اگر اور آگے بڑھاؤں تو ایک کیس ڈالا گیا ہے جس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، دیٹ از منی لانڈرنگ. منی لانڈرنگ میں جو ہماری پریس کانفرنس تھی اس میں بڑا واضح ایکسپلین کیا ہے، کلیئر کیا ہے کہ ہمارے ملک کے بڑے بڑے نامور لیڈران، سب جانتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، ان کے اربوں خربوں روپے وہاں ہیں، ملینز آف پاؤنڈز بینکوں میں بھی ہے، پراپرٹی بھی ہے. آج تک کسی کے لیے آواز اٹھی نہیں، مگر ایک مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے لیڈر جو کہ اپنی جماعت کو چلا رہے ہیں، ظاہر ہے چندے کی مد میں، فنڈز کی مد میں جاتے ہوں گے، مگر پوائنٹ یہ ہے کہ 22 سال سے ہیں وہاں، وہ آج تک منی لانڈرنگ کا کیس بنا نہیں وہاں. جتنا منی لانڈرنگ کی بات ہوئی ہے 22 سال سے. ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں پلیز، ایک سیکنڈ. 22 سال سے ہیں وہ وہاں، 22 سال سے پارٹی چل رہی ہے، کرایہ بھی دیا جاتا ہے آفس کا، بلز بھی دیے جاتے ہیں. آج تک اس بات کو نہیں اٹھایا گیا. اچانک یہ سامنے آتی ہے آفٹر دا مرڈر آف ڈاکٹر عمران فاروق. تو میں تو ایک کارکن ہوں، سیاسی ورکر ہوں، الطاف بھائی میرے لیڈر ہیں، تو میں تو اور میرے جیسے اور بہت سارے کروڑوں لوگ ہیں یہاں کراچی میں، آپ جانتے ہیں. تو ہم کیا سمجھیں اس چیز کو؟ تو جو سمجھتے ہیں وہ سامنے رکھا ہے. جو انویسٹیگیشن وہاں ہو رہی ہے، میں اس لیے تھوڑا سا ٹائم لینا چاہ رہا ہوں، میں ایکسپلین کر دوں. جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس مد میں اگر پولیس گھر پہ آتی ہے، اور الطاف بھائی کو میں جانتا ہوں، الطاف بھائی جب ان کے پاس جو چینج ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں چارانے آٹھانے ہوتے ہیں، تو ان کی شروع سے عادت ہے کہ وہ بوتلوں میں ڈال دیتے ہیں، بوٹلز ہوتی ہیں جار والی، اس میں ڈال دیتے ہیں، جمع کرتے ہیں. تو وہ آ کے وہ بھی لے گئے، اس کو منی لانڈرنگ میں ڈال دیا انہوں نے. اچھا وسیم بھائی، میں ایک ہی سوال ہے، لے گئے، لیپ ٹاپ لے گئے. اور پھر طارق میر صاحب کی جو وائف ہیں، ان کے پرس میں 1100 پاؤنڈ تھے. جب ریڈ ہوئی گھر میں ان کے، تو پورا گھر سرچ کیا اس نام پہ کہ یہاں اسلحہ ہے. پورا گھر سرچ کیا، کون اسلحہ رکھتا ہے وہاں، اسلحہ نہیں نکلا، تو انہوں نے پرس میں سے 1100 نکالے اور اس کو منی لانڈرنگ میں ڈال دیے. اچھا وسیم بھائی، ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے، ہم واپس آتے ہیں، آپ کہیں مت جائیے گا. تو جو گفتگو ہے اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور آپ سے صرف 1-2 سوالات ہیں اور وہ بریک کے بعد پیش ہوں گے. ناظرین آپ کہیں جائیے گا مت.
वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम बात कर रहे थे साजिशों के हवाले से। वसीम अख्तर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। ब्रेक पे जाने की वजह से उनके साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। हम कोशिश करेंगे कि हम दोबारा उनसे बात करें। हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रूमी साहब, कल भी हमने शहर कायद के हवाले से बात की, वहां पर जो ऑपरेशन हो रहा है उस पर गुफ्तगू की। तो आज जो इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट शाया हुई उसमें भी यही कहा गया है कि हमारे शहरों में तशद्दुद बढ़ता चला जा रहा है। आपके ख्याल में इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, ये रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की, ICG की, ये बहुत ही मानेखेज किस्म की रिपोर्ट है और बड़े सही वक्त पर आई है। ये वो वक्त है कि जब पाकिस्तान एक अपनी बका की जंग लड़ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हमारी हुकूमत है, सूबे पे हो, मरकज में हो, वो ये देख रही है कि हमने किस तरह से दहशतगर्दी को रोकना है, अमन लाना है, बहाल करना है, मईशत को बहाल करना है। और इस रिपोर्ट के तई ये कहा गया है कि कराची में, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में मुख्तलिफ अमाबिल की वजह से ये तशद्दुद जो है बेपनाह हुआ है। मतलब कराची में 3000 के करीब लोग जो है वो टारगेट किलिंग का शिकार हुए हैं। 2700 का उन्होंने एग्जैक्ट फिगर दिया है और साथ में उन्होंने ये कहा है कि बहुत ही खतरनाक फिगर है कि 40% के करीब जो कारोबारी लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो कराची को छोड़कर चले गए 2013 के अंदर। अब आप ये देखिए, कराची वो शहर है कि जहां से 70% पाकिस्तान का GDP या जो कुल आमदनी होती है, कुल जो कौमी दौलत है उसकी प्रोडक्शन होती है, टैक्सेस वहीं से आते हैं। और अगर वहां पे ये आलम है इस वक्त, तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। इसकी रोकथाम कैसे? इस रिपोर्ट में बहुत सी सिफारिशात हैं और रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन मोटी मोटी बात जो है वो ये है कि ये सूबों की चूंकि जिम्मेदारी है अमन अमान की और पुलिस सूबों के कंट्रोल में है, आपको पुलिस की इस्लाहात करनी होंगी। सिंध और बलूचिस्तान में 1861 का पुलिस का कानून नाफिज है इस वक्त तक, और पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जो नया कानून था मुशर्रफ दौर में आया था 2002 में, पुलिस ऑर्डर, उसकी एक अमेंडेड फॉर्म या टूटी लुई लंगड़ी फॉर्म मौजूद है। तो आपको पुलिस का, जब तक आप पुलिस की कैपेबिलिटी, पुलिस की अफादियत, पुलिस की आउटरीच, उनकी जो है असलहा, उनकी इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, उसको नहीं बेहतर बनाएंगे, आप ये तशद्दुद को रोक नहीं सकते। तो रूमी साहब ये बताइएगा, आपने कहा कि सूबाई हुकूमतों की ये जिम्मेदारी है अमन अमान को कायम करना, तो कराची ऑपरेशन जो हम देख रहे हैं इतने अरसे से चल रहा है, उस पर हम देख रहे हैं कहीं पर भी पेशरफ नहीं हो रही है। वसीम अख्तर साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज दोबारा उनके साथ करेंगे। आप उनसे कुछ सवाल थे। वसीम भाई, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है जी। तो मैं आपसे मुख्तसरन एक बात करना चाहता था कि आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि ये दूसरी बार है कि बरतानवी जो एक ग्रुप है BBC, उन्होंने आपकी साख को, MQM की साख को खराब करने की एक और कोशिश की है। तो मेरा ये सवाल है कि आप लोग उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई क्यों नहीं करते, जो पहले भी हुई थी, एक डॉक्यूमेंट्री चली थी, तो उस पर क्या MQM ने कोई लीगल एक्शन किया उनके खिलाफ? देखिए, अभी हम अपने जितने हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे राब्ता किया है हमने और उससे बातचीत कर रहे हैं। वो जो भी हमें मशवरा देंगे उस हिसाब से आगे चलेंगे, क्योंकि जो मीडिया ट्रायल अगर आप BBC की जो आपने किया है उसको अगर देखें, अभी कोर्ट में कोई मैटर नहीं है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। देखिए, हमारी नजर में इस किस्म की प्रोग्राम्स जो है वो असरअंदाज हो सकते हैं इन्वेस्टिगेशन पे, ये दुनिया में होता है। तो हमने तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस, स्कॉटलैंड यार्ड की और कोर्ट्स अगर कोर्ट में जाता है उन पे छोड़ा हुआ है। लेट द कोर्ट डिसाइड, लेट द पुलिस डिसाइड कि क्या है। हम तो उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, कोई भी मैटर हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो, चाहे वो मर्डर वाला मामला हो। मगर इस किस्म के प्रोग्राम, अच्छा फिर एक और पॉइंट दूं आपको मैं। देखिए, आप भी जानते हैं मीडिया को, हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो इस BBC की जो फिल्म है उसको उठा के, हमारे काफी चाहने वाले पाकिस्तान में भी हैं, तो वो उसको फिर इस्तेमाल कर, फिर आप भी जानते हो टॉक शोज में और उसको बढ़ा चढ़ा के चीजें सामने आती हैं। तो उसमें जो BBC ने दी, उसमें हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि उसमें क्या क्या बयानी की गई हैं। अच्छा, वसीम अख्तर साहब हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद है, उनका बात भी हमने सुनी है। हमारे साथ इस वक्त स्काइप कॉलर भी हैं, लंदन से हमें कॉल की है सारा ने। सारा, वेलकम टू द शो। और क्या पूछना चाहेंगी आप, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम। सारा, आपका सवाल क्या है? First of all, I'd like to say thank you very much
for having this show. It's an excellent show. Thank you. सारा, आपका सवाल क्या है? मुख्तसर है वक्त हमारे पास, आप अपना सवाल हमारे सामने रखिएगा. अच्छा, मुझे ये पूछना था ऑन अ वेरी अनरिलेटेड नोट कि ये जो टॉक्स की बातचीत हो रही है, ये जो नवाज शरीफ साहब ने ये जो 4 मेंबर कमेटी जो बनाई है, ये क्या पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे सकता है इस वॉर ऑन टेरर में? हमारी एंड गेम जो है हमारी, इसके अंदर हमें क्या स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल एडवांटेज मिल सकता है? बहुत शुक्रिया सारा, आपके सवाल का जवाब हम रूबी साहब से लेंगे. जी, तो सारा का जो सवाल है, ये 4 रुकनी कमेटी बनी है और देखिए जैसे कि कल हमने बात की, नबीला इसके ऊपर काफी तफसील में बात की कि कुछ खदशात का इजहार हुआ था कमेटी के नामों के ऊपर, मगर ये बिल्कुल है कि अब चूंकि वजीर आजम खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, वो इन्वॉल्व हैं, इसलिए देखिए कि अब कल उन्होंने इजलास भी बुलाया है और ऐन मुमकिन है कि कोई ना कोई सूरत या कोई ना कोई लाया अमल तो होगा, सामने आ ही जाएगा. अच्छा ऐसे तो फलामेनी कमेटी बन जाती और हम इस कमेटी को बिल्कुल वी विश देम ऑल लक कि वो जाए और कुछ इस मुल्क के लिए अगर अमन का रास्ता निकलता है तो बिल्कुल निकालें. वो और बात है कि तारीख जो है वो कुछ और हमें बताती है अमन माहिदों के बारे में, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको बालाताक रखेंगे और हम जो है मनफियत की बात. चले, हमारी भी नेक तमन्ना है इस कमेटी के साथ. ये रूमी साहब, इससे पहले हम बात कर रहे थे शहर कायद की कि वहां पर टारगेट किलिंग इतनी ज्यादा है. ऑपरेशन है, ऑपरेशन के बार में ये कहा जा रहा था कि तीसरा मरहला ऑपरेशन का शुरू हो चुका है. कल के वाकयात में रेंजर्स टारगेट हुए. पीपल्स पार्टी को दूसरी बार जो है वो सिंध का अमन अमान कायम करने का मैंडेट दिया गया है. कोई आपको इकदामात भी उठते हुए दिख रहे हैं या नहीं? देखिए, कुछ ऐलानात तो आए थे सूबाई हुकूमत की तरफ से, मतलब नई भर्तियों के बारे में, फिर ये पूरा ऑपरेशन का जो मामला हो रहा है इस पर बात तो हुई है, लेकिन सच जानिए तो वो खातिर खाक जो काम जो कि होना चाहिए हंगामी बुनियादों के ऊपर, वो नहीं दिखाई दे रहा. मसलन आपको मैं ये बताता जाऊं कि कराची में तकरीबन 34,000 के करीब पुलिस फोर्स है, जिनमें से कुछ जो है छुट्टी पर होते हैं, 10,000 के करीब वीआईपी ड्यूटीज पर होते हैं और 2 करोड़ की आबादी को तहफ्फुज देने के लिए 18 से 20,000 पुलिस वाले मौजूद हैं. अब आप देखिए कहां 2 करोड़ की आबादी और कहां 20,000 पुलिस फोर्स. अब सबसे बड़ा एक ये है कि इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है, जो मयार है आलमी, वहां पर उसके मुताबिक तो कराची की पुलिस तकरीबन 1 लाख के लगभग होनी चाहिए कम से कम. ठीक है रूमी साहब, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे. हमारे साथ लाइव कॉलर मौजूद हैं गुजरांवाला से. कौन है आप और क्या? बिल्कुल, हमारी कॉल ड्रॉप हो गई है. जैसे ही हमारे लाइव कॉलर हमें दोबारा ज्वाइन करते हैं, हम उनका सवाल आप तक पहुंचाएंगे. तो रूमी साहब, हम बात कर रहे थे शहर कायद के अमन अमान की और आप बहुत अच्छी फिगर्स बता रहे हैं कि कितनी आवाम है और कितनी पुलिस है. जी देखिए, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक आपके पास कराची के लिए तकरीबन 1 लाख के करीब एक फोर्स होनी चाहिए, सिविलियन पुलिस फोर्स, जो कि क्राइम प्रिवेंशन करे, टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई करे, जो है हर तरह की जो पुलिस की सिक्योरिटी की सर्विसेज होती हैं आइन और कानून के तहत वो मुहैया करें. लेकिन वो नहीं है, इसलिए रेंजर्स को इजाफी तौर पर वहां बुलाया गया है. उनका खर्चा भी सिंध हुकूमत उठाती है. देखिए, सालाना अरबों रुपए जो है वो उस पर भी खर्च होते हैं. तो बात यह है कि सिंध हुकूमत को सबसे पहले इस रिक्रूटमेंट पे फोकस करना. ठीक है, हमारे साथ लाइव कॉलर मौजूद है. लाहौर से हमें ज्वाइन किया है हुजैफा ने. हुजैफा, क्या क्वेश्चन करेंगे आप रूमी साहब से? मैं रूमी साहब से पूछना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने जो 4 नामों में से एक शामिल किया है अपना मेजर आमिर साहब का, इसको शामिल करने की क्या वजह है और इन 4 नामों को इन्होंने क्यों शामिल किया? बहुत शुक्रिया हुजैफा, आपने ज्वाइन किया. हम इस पर कल तफसीली गुफ्तगू कर चुके थे. आपके सवाल का फिर हम मुख्तसरन से जवाब देंगे आपको. रूमी साहब, हम एक बार फिर रुख करेंगे शहर कायद का ही. रूमी साहब, अगर हम देखें शहर कायद में भी टारगेट किलिंग हो रही है, पिशावर, कोयटा और लाहौर में भी ये जो सिलसिला है ये चल पड़ा है. कोई फर्क नहीं रह गया है शहरों में? देखिए, आईसीजी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची का तो मामला उन्होंने बताया कि सियासी पार्टियों के अंदर जो है वायलेंट मिलिटेंट विंग्स हैं. उसके अलावा ये कि जो मैंने आपको पुलिस फोर्स की कैपेसिटी की बात बताई है, पिशावर और कोयटा में अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से, चूंकि वो एक जिसे कहते हैं रीजनल जंग की लपेट में है, दो शहर
तहत, तो वहां के अवामिल कुछ और हैं। इसीलिए वहां पर फिरका वाराना जो है तशद्दुद बहुत हुआ। कोयटा में 3 बड़े बड़े वाकयात हुए पिछले साल में। पेशावर में तो आपने देखा चर्च पे बहुत बड़ा अटैक हुआ, बिल्कुल हुआ। और उसके अलावा दीगर बेशुमार ऐसे वाकयात हुए जो कि इस पूरी वो जंग के चक्कर में है। मगर ये इस पर हम और बात करते हैं। आपने गालिबन ब्रेक की तरफ ब्रेक की तरफ बढ़ना है। आपकी तशफ़ी के लिए हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।